नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शराबबंदी पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक ने शराब की दुकानों को खोले जाने की वकालत की है। प्रतिमा कुमारी दास ने माफिया और पुलिस की मिलीभगत से धंधा चलाए जाने की बात कही। साथ ही सरकार से शराबबंदी पर विचार करने को कहा है। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर बोलते हुए प्रतिमा दास ने सोच समझकर बोलने की बात कही। दलितों के सर्वमान्य नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस तरह का बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सज़ा होती है तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा। माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और कांग्रेस विधायक के बयान के बाद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में सिर्फ नाम के लिए शराबबंदी है। वहीं जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार को राजस्व की कम चिंता नहीं है बल्कि समाज की चिंता है। प्रतिमा दास ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है और शराबबंदी एक ढकोसला करा दिए हैं नीतीश कुमार जी, जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला और प्रतिमा दास ने भी आज वही चीज को उन्होंने कहने का तरीका बदल दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की बल्कि समाज की चिंता की है। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि शराबबंदी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। सभी दलों ने मिलकर समर्थन दिया था, तब जाकर यह कानून लागू हुआ था। कुछ लोग अपने हिसाब से बयान देते रहते हैं। मिड डे मील अनियमितता मामले में फरार चल रहे मध्य विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर मुकेश कुमार के घर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपकाया गया। इस साल सितंबर में जांच के दौरान मिड डे मील योजना की राशि के गबन का पता चला था। जांच के दौरान स्कूल में किसी तरह का रजिस्टर नहीं मिला था, जिसके बाद से ही मुकेश कुमार फरार हैं। डीएसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकेश कुमार के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। बिहार में पुलिस को हाईटेक करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सुपौल से धक्का मार पुलिस की जो तस्वीर सामने आई है वो दावों को खोखला साबित कर रही है। दरअसल गश्ती पर निकली पीपरा पुलिस की गाड़ी थाना के कटैया तक तो पहुंच गई, लेकिन कटैया में पुलिस की गाड़ी ने धोखा दे दिया। गाड़ी लाख कोशिश करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। तब आखिरकार होमगार्ड के जवानों ने धक्का देकर पुलिस की गश्ती गाड़ी का चक्का चलाया। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुलिस कई बार क्यों अपराधियों से पीछे रह जाती है। सुपौल में आए दिन अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस धक्कामार व्यवस्था से सुपौल पुलिस अपराध रोकने में कितनी सफल होगी, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं बेगूसराय में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई है। बेगूसराय के सबसे प्रमुख और मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जीडी कॉलेज में उच्चतर शिक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन तक नसीब नहीं हो पा रहा है और वो खुले आसमान के नीचे बैठकर परीक्षा देने को मजबूर है। जबकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज के पास परीक्षा का भवन नहीं है। दरअसल नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जीडी कॉलेज के परीक्षा भवन को अपने उपयोग में लाने के लिए रखा गया था, लेकिन चुनाव टलने के बाद भी जिला प्रशासन ने परीक्षा भवन को मुक्त नहीं किया और नतीजतन परीक्षार्थी खुले आसमान के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हैं। बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के मौके पर यह बात कही। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों से चिंता नहीं करने की अपील की, साथ ही शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देने की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए और ज्यादा जितने भी स्कूल और
बनाने हैं। अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने शिक्षकों से स्कूल में छात्रों को पढ़ाने की अपील की। सीएम ने कहा कि जब शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा कि सिर्फ मोबाइल देखने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे समाज का विकास हो, और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ें। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आजकल तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़वे न किए हैं जी, और तभी तक न यहां पर आए हैं। अब आप बताइए, अब खाली मोबाइले पर सब चीज जानेगा। यही 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। अरे मोबाइल देखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में बातचीत करना, पढ़ना लिखना, यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं। और हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है, हम तो मोबाइल छोड़ दिए। हम के भाई जब तक लोग पर खाली काम करिएगा, फिर इसके अलावे भी और चीज होना चाहिए। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को काम करने की हिदायत दी है। सीएम के बयान पर अलग अलग दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। अपना काम करना ही चाहिए, और खास करके सरकारी व्यवस्था में तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जनता के पैसों से आपके उस काम के एवज में आपको तनख्वाह देती है। इसलिए भारत के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक है, और शिक्षकों को भी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, और उसी उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातें कही है। नहीं आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि वैसे शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी बच्चे के भविष्य से उनको जो शिक्षा दिया जाता है उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को ना है और ना दिया जाएगा। और जब आप इन शिक्षकों की बहाली कर रहे थे, आप ही ने इन शिक्षकों की बहाली की थी, उस समय भी यह बात आई थी कि जो भी नियोजित शिक्षकों को आप बहाल कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जो भी शिक्षकों को आपने बहाल किया था उनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। साहिबगंज में प्रेमी के साथ जाने से मना करने पर महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमी और आरोपी मंगल हांसदा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर को भी घटनास्थल से कुछ दूर पर बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक बढ़ावा के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम गठित की गई थी इसके सफल उद्भेदन के लिए, और इस टीम ने बेहतरीन काम करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन किया है तथा इस कांड में संलिप्त मंगला हांसदा जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी भी की है तथा उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार भी किया है इस घटना को अंजाम देने के संदर्भ में। और इस तरह इस टीम ने सफल उद्भेदन करते हुए हत्या से केस का सफल उद्भेदन किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता हासिल की। गुमला में पूर्व मुखिया रेणु कुमारी हत्याकांड की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। मृतक रेणु कुमारी सिसई प्रखंड के बदौली पंचायत की पूर्व मुखिया थी। हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं परिजनों ने चैनपुर के एएसआई रंजन कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जब वो अपनी बहन के घर पर थी तो रंजन कुमार का फोन आया था, जिसके बाद वो निकल गई थी।
वहीं मृतक के शरीर पर कटे के निशान के साथ ही रॉड से भी मारे जाने के निशान थे। वहीं दुष्कर्म की भी आशंका जताई गई है। पटना में एक स्कूल में छात्रों को पीटने पहुंचे 2 अपराधियों की स्थानीय लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि छात्रों के बीच विवाद के बाद दोनों अपराधी वहां पहुंचे थे और मारपीट शुरू कर दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। यह घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर इलाके की है। मुजफ्फरपुर की नसीमा खातून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सलाहकार बनाया गया है। उन्हें वंचित समाज से आने वाले इस संगठन के लिए काम करने के लिए नॉमिनेट किया गया है। रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में पली बढ़ी नसीमा खातून रेड लाइट एरिया में रहने वाली लड़कियों को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। नसीमा एक सेक्स वर्कर की बेटी हैं, लेकिन अब वे वंचित समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। उनका कहना है कि बदलाव की बातें करना आसान है, लेकिन बदलाव लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इसके लिए काम करेंगी। मुजफ्फरपुर के वंचित गलियों में रहने वाली वंचित समाज के लिए काम करने वाली नसीमा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। मुजफ्फरपुर की नसीमा फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोर कमेटी की सदस्य बनी है और ऐसे में तमाम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। नसीमा, इतनी बड़ी कहीं न कहीं आपकी जो है वह जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? संयुक्त आपको मानवाधिकार आयोग का कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में क्या है कि अभी मुझे इस बात की खुशी भी है कि जो बातें मैं बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे जाके लोगों से बात कर रही थी, मानवता की बात कर रही थी, कि जब आप मानवता की बात कर रहे तो इस इलाके के मतलब जो खासकर देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत जगह ऐसा है जहां बस्तियां जला दी गई, उनको उजाड़ा गया, बहुत सारे तमाम चीजें थी, लेकिन बहुत छोटे छोटे मंच से मैं उसको रेस करने की कोशिश कर रही थी। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, कि उन्होंने ये मौका दिया। ये पहली बार उन्होंने किया, इतिहास मैंने नहीं बल्कि उन्होंने रचा है कि उन्होंने बाउंड्री तोड़ दी है, क्योंकि वहां तक जाके कोर कमेटी में बैठने का एक अलग सोच वाले लोग होते थे, लेकिन पहली बार ग्रास रूट पे, और वो भी ऐसे व्यक्ति को निकाल के आप ले जाके वहां बैठा रहे हैं जहां पे आप बात कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो तो आप सजेशन दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं और उसको बेहतरीन ढंग से कैसे किया जा सकता है इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम बात करूंगी, इसके लिए कि मैं सॉल्यूशन भी बात करूंगी, मैं नई चीज की भी बात कर सकती हूँ और नई उम्मीद जगेगी। और दूसरी बात कि सिर्फ मैं अपने ही कम्युनिटी के लिए बात नहीं करूंगी, भारत लेवल पे अगर ये मौका मिला है तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सिर्फ ये नहीं बोल दूंगी कि आई एम डॉटर ऑफ द सेक्स वर्कर, मैं पूरे भारत की बेटी बन के जाऊंगी। तो ये एक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली बार ये अवसर मिला। तो कम से कम अगर आज ये मौका मिला है कि अगर मैं उस जगह पहुंच रही हूँ जहाँ गुमनामी की जिंदगी से निकल के एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे कोई सुनने वाला होगा, जो मेरी बात सुनेंगे, जो करेंगे, तो ये एक अपने आप में इस इलाके के लिए एक इतिहास है। और जहाँ बदनाम की बात आती है तो अब बदनामी तो हट जाएगी ना, क्योंकि अब एक ऐसा नाम जुड़ जाएगा कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने वाला अगर आपको कोई लोग मिलेगा तो वो रेड लाइट एरिया में है। तो कहीं ना कहीं एक जो सोच है कि रेड लाइट एरिया में कौन लोग रहते हैं, जो अपराधी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आज इसी रेड लाइट एरिया में नसीमा भी है, तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की बात करेगी। तो बहुत बड़ी बदलाव। बहुत बहुत बधाई। और आप सबने देखा किस तरीके से नसीमा, जो काफी कम उम्र की थी, तब से उन्होंने संघर्ष किया और आज इतने अच्छी जगह पर वो पहुंची है। मानवाधिकार आयोग में कोर कमेटी की वो सदस्य बनाई गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। रांची के नारी निकेतन यानी शेल्टर होम पर ताला लटक गया है। सरकार की लापरवाही और फंड की कमी के चलते शेल्टर होम में रहने वाली 35 से 40 लड़कियों को दूसरे जिलों में शिफ्ट करना पड़ा, जबकि हाईकोर्ट ने पीड़ित महिलाओं को छत देने के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। पर सरकार की उपेक्षा के चलते 9 कर्मचारियों को 3 साल से वेतन नहीं मिला तो उन्होंने काम छोड़ दिया। फंड आना बंद हुआ तो यहां रहने वाली लड़कियों ने भी मजबूरन दूसरे जिलों का रुख कर लिया। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। ये 4-5 महीने से बंद पड़ा हुआ है।
कितना लोग को मदद चाहिए होगा इससे, कितनी आसान? 30-35 लोग को मदद तो चाहिए। आप लोग भी सुने हैं कि मदद कर रही थी यहाँ पे एक चलाने में ये? हाँ, हम लोग तो बहुत मदद किए, गैस वगैरह, चूल्हा वूल्हा सब कुछ दिए हुए, खाना वगैरह सब कुछ। जब वहाँ जाकर देखा उन्होंने कि 3 साल हो गए पैसे नहीं मिल रहे तो मजबूरन सबको घर पर बैठना आप पड़ा। कब से काम करती हैं वहाँ? मैं वहाँ 2017 से ज्वाइन की थी और उसके बाद मुश्किल से 1 ही साल शायद मुझे पेमेंट मिला है, वो भी अधूरा ही। नारी निकेतन यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर किसी भी महिला पीड़िता को छत दिया जाता था, यहाँ पर शेल्टर होम दिया जाता था। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे किस तरीके का 2 मंजिला ये नारी निकेतन बनाया गया था, इसी सपने से कि अगर किसी महिला पीड़िता को जरूरत पड़ती है तो उन्हें सड़क पर नहीं छोड़कर उन्हें यहाँ लाया जाएगा, उनके सर पर छत दिया जाएगा। लेकिन आज हाल ये है कि 3 सालों से संघर्ष करता आज जाकर इस पर ताला लग गया है। ये पूरा नारी निकेतन बंद और ठप पड़ा है। इसमें बता दें कि अंदर 25 महिलाओं की ऑक्यूपेंसी है, जहां 25 महिलाओं को आराम से सर पर छत मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। वजह फंड की कमी। जितने भी कर्मी यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें 3 सालों से फंड नहीं मिला, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर्मी छोड़कर चले गए और ये जो आश्रय गृह उसने दम तोड़ दिया। दिक्कत बहुत होता था यहाँ, सरकार जब पैसे नहीं देता था तो दिक्कत तो होगा ही। और क्या क्या देखिए आप, कितना कितना महिला पूछ रहे हैं कि दर्द होता है, तकलीफ होता होगा तो हाँ, आती होगी ना? तो हाँ, ऐसा कोई हाँ। केस याद है? केस याद तो है, बाल बच्चा होता था तब एम्बुलेंस बुला के ले जाता था, यही सब बात है। तो उन लोग के सर से एकदम छत छिन गया अचानक से, वजह की पैसा नहीं? वही पैसे के वजह से छीना गया है। पैसा नहीं देंगे तो कोई कैसे रहेंगे, ऐसे काम करने वाली लोग को बहुत दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत बोलती थी। क्या क्या बता? कितना दिन तो हम लोग गैस दिए घर से, जब भूखे मरने लगी तो हम लोग गैस दिए। पीछे छोड़कर सरकार ने तो फंड नहीं दिया, लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यहाँ पर बड़ा दिल रखा है। नारी निकेतन में जितने भी कर्मी काम कर रही थी, महिला कर्मी, उन लोगों को यहाँ पर अपने ओर से जितनी मदद हो सके वो किया और यहाँ पर जितना समय खींचतान कर कर्मी लोग ये नारी निकेतन को चला सकती थी उन्होंने चलाया, लेकिन अब ये नारी निकेतन ने दम तोड़ दिया है। सबकी नज़र में ये नारी निकेतन है, लेकिन अब तक इसमें ताला पड़ा है और कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। लखीसराय में सुखाड़ के साथ किसान अब बीज के लिए भी परेशान हैं। बड़ी संख्या में किसान प्रखंड कृषि कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। 24,000 से ज्यादा किसानों ने बीज के लिए आवेदन दिया है, जिनमें से सिर्फ 1,650 किसानों को ही बीज मिला है। रबी फसल की बुआई शुरू है, लेकिन किसान बीज को लेकर काफ़ी परेशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रखंड कृषि कार्यालय में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे किसान पहुँचे हैं और बीज को लेकर काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिला किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? हाँ सर, हमको चांदी देवी नाम है। क्या है, कब से आप लोग बीज के लिए यहाँ पे? हम लोग सर कल घूर के चल गए, फिर परसों ना तो बोला कि कल घूर के चल गए सर, तो फिर हम आज आए ले जान के बोला कि सुबह आ जाना तो जल्दी हो जाएगा सर, तो फिर हम आज 6 बजे से आके बैठा ले सर। 3 दिन से हम लोग आवेदन दे रखे हैं। आवेदन देखिए उधर पीछे खिड़की से देता है, चना सब भरा था, कल आज आए तो एक भी चना यहाँ पे नहीं जना रहा। कैसे आप लोग बुआई कीजिएगा? हम लोग का खेत पटवन हो चुका है, बुआई करने का टाइम भी दे दिया है कि आप लोग आइए और चना ले जाइए। यहाँ कोई भी चना नहीं मिल रहा है। तो काफी परेशानी है। पूरा परेशानी है सर, देखिए औरत बानी सब पड़ा हुआ, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है सर। तो आपने सुना बीज को लेकर किसान काफी परेशान है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।